ना तो राहुल गांधी ने माफी मांगी है राष्ट्र से, ना ही राहुल गांधी ने किसी तरीके को एफिडेविट दिया है कि इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए किसी जाल में फंसकर उलझकर अपनी जो राजनीतिक लड़ाई है उसको कमजोर नहीं करना चाहते। राहुल गांधी चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसमें कानूनी तौर पर चुनाव आयोग कुछ कार्रवाई कर नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ी हुई, चुनाव आयोग को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वो इस पूरी के पूरे मामले में चुनाव आयोग के साथ, ये वो मसला है जिस मसले पर आप नरेंद्र मोदी को पर अंकुश लगा सकते हैं। ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की छवि को धूल में मिलाने की पॉलिटिक्स। क्या राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप अब निराधार हो गए हैं? क्योंकि फिर चुनाव आयोग की खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि आरोप निराधार हुए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि या तो सबूत दो या फिर माफी मांगो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 7 दिन का समय दिया था, नहीं तो आरोप निराधार। लेकिन अब समय तो हो गया, राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई राहुल गांधी के आरोप अब चुनाव आयोग की नजरों में खोखले साबित हो गए हैं? और क्या ज्ञानेश कुमार एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या सूत्रों के हवाले से ही कहलवाएंगे कि आरोप निराधार हुए? क्योंकि टीओआई की एक रिपोर्ट में चुनाव आयोग के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि राहुल गांधी की ओर से कोई सबूत या हलफनामा न मिलने के कारण वोट चोरी के दावे अमान्य हो गए और चुनाव आयोग आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो अब क्या होने वाला है? चलिए जानते हैं सच्चाई सिर्फ और सिर्फ आशुतोष की पैनी नजर से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि आगे क्या। आशुतोष जी। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अगर राहुल गांधी ये साबित नहीं करेंगे, मतलब हलफनामा देकर साबित नहीं करेंगे कि दरअसल जो सबूत दिए थे वो वाकई में कानूनी तौर पर वैध है, और अगर 1 हफ्ते के अंदर या तो वो करें या फिर माफी मांगे। ना तो राहुल गांधी ने माफी मांगी है राष्ट्र से, ना ही राहुल गांधी ने किसी तरीके को एफिडेविट दिया है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी एक तरीके से उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव आयोग के दबाव में आने वाले नहीं है, और ना ही चुनाव आयोग के दबाव में आके कुछ ऐसा काम करने वाले जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा पर किसी तरीके की आंच आए। अगर वो राष्ट्र से माफी मांग लेते तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो आरोप फर्जी साबित होते, और साथ ही साथ उनकी जो छवि है, उनकी जो इमेज है एक नए विपक्षी नेता के तौर पर, जो बहुत मजबूती के साथ सरकार और तमाम संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो बटिया मेट हो जाती। और अगर वो हलफनामा दे देते तो फिर वो चुनाव आयोग के फंसाए हुए जाल में फंस जाते, क्योंकि हलफनामा देने का मतलब ये कि सिर्फ एक हलफनामा देने से काम नहीं चलता, बल्कि जितने भी उनके वो है तकरीबन 1,02,50 जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, मतलब 1,02,50 वोटों का जिन्होंने जिक्र किया, तो हर वोट के लिए उनको अलग अलग हलफनामा देना पड़ता है, जो अपने आप में एक बहुत ही टायरसम काम होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो इसको एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर कन्वर्ट करना चाहते हैं। उनके लिए एक राजनीतिक लड़ाई है और उसको उसी तरीके से लड़ना चाहते हैं। वो उसको किसी वैधानिक में या किसी कानूनी लड़ाई में या इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए किसी जाल में फंसकर उलझकर अपनी जो राजनीतिक लड़ाई है उसको कमजोर नहीं करना चाहते। ये उनका खास तौर पर मकसद। अब चुनाव आयोग ये कहता फिरेगा कि देखिए हमने तुमसे कहा था हलफनामा जारी करिए, उन्होंने हलफनामा जारी नहीं किया। हमने तुमसे कहा था कि आप देश से माफी मांगी, उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो ये भी कहेगा कि 1 हफ्ते के अंदर चूंकि ना तो उन्होंने हलफनामा दिया और ना ही राष्ट्र से माफी मांगी, इसका मतलब साफ है कि उनके आरोपों में दम नहीं है और वो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोई राजनीतिक दल नहीं है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन के इन वक्तव्यों का कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंततः जो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो राहुल गांधी चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि ये लोग बेईमानी करके या इन्होंने फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता है और वो पूरे चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और इस वजह से वो न केवल जीत रहे हैं बल्कि विपक्ष को हरा भी रहे हैं। इसको जितना ज्यादा वो प्रसार करेंगे, जितना ज्यादा इसको प्रचारित करेंगे, उतना ज्यादा उनको फायदा होने की उम्मीद है। तो इस लाइन पे वो चलते हुए दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो अब चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार जी ने जो कहा था कि 7 दिन का वक्त, या तो माफी मांगे या हलफनामा दें,
माफी तो नहीं मांगते क्योंकि आरोप निराधार हो जाते हैं खुद ब खुद की गलत आरोप लगा के, और हलफनामा भी दायर नहीं किया। तो अब क्या होगा? मतलब जो सी लड़ाई राजनीतिक तौर पे लड़ रहे हैं वही, क्योंकि चुनाव आयोग के हवाले से जो बात आई कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो अब तो राहुल गांधी जनता के मन में तो भरे, जनता से तो बताएं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन कानूनी तौर पे चुनाव आयोग ने कहा कि बस हो गया आपका काम। इसमें कानूनी तौर पर चुनाव आयोग कुछ कार्रवाई कर नहीं सकता है। चुनाव आयोग एक ही कार्रवाई कर सकता है, वो ये कह सकता है कि दरअसल राहुल गांधी 420 कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और फर्जीवाड़े के तहत उनके खिलाफ किसी तरीके का एफआईआर दर्ज करें। क्या चुनाव आयोग ये कर सकता है? क्या चुनाव आयोग को ये करना शोभा देता है? मुझे नहीं लगता चुनाव आयोग को ये शोभा देता है, न चुनाव आयोग इस तरीके की किसी कार्रवाई को करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि राहुल गांधी इसको एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उछाल रहे हैं, और राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उछाल के वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग एक खिलौना बन गया है, एक मोहरा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ी हुई, चुनाव आयोग को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। हर प्लेटफॉर्म पे वो कह रही है, चूंकि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते रहे और वो संख्या भी बताती कि 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा अब वो दोबारा अपनी हार का ठीकरा अपने सिर फोड़े, इससे बेहतर है कि वो बहानेबाजी करें। ये पूरा का पूरा खेल है। अगर राहुल गांधी को माफी मांगनी होती या राहुल गांधी को अगर हलफनामा देना होता, तो फिर राहुल गांधी सासाराम से 17 दिन की यात्रा पर नहीं निकलते, और ये यात्रा एसआईआर के संदर्भ में बिहार में चल रही है, और वहां पे वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। वो लगातार ये कह भी रहे हैं कि जो 65 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं, ये 65 लाख लोगों के जो वोट काटे गए हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं बोलती है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं बोलती, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वो इस पूरी के पूरे मामले में चुनाव आयोग के साथ है। तो राहुल गांधी और विपक्ष की पूरी कोशिश ये है कि वो इस पूरे घटनाक्रम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएं, उनकी पॉलिटिक्स को डिलेजिटिमाइज कराएं, सरकार को डिलेजिटिमाइज कराएं, और लगातार उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएं। और इसीलिए वो 17 दिन की यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो तमाम दूसरे विपक्षी दल हैं जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, वो भी इसमें कूदते हुए दिखाई पड़े। इसका मतलब साफ है कि न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरे विपक्ष को लग गया है कि ये वो मसला है जिस मसले पर आप नरेंद्र मोदी को पर अंकुश लगा सकते हैं, उनकी सरकार को डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, उनकी छवि को खराब कर सकते हैं, और लोगों के बीच में ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी जो अपने आप को एक बड़े मसीहा के तौर पर पेश करते हैं, या अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर पेश करते हैं, दरअसल वो गलत तरीके से चुनाव जीत कर आते हैं। ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की छवि को धूल में मिलाने की पॉलिटिक्स, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी की छवि है तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल काम है। और चूंकि बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पे कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उनको नीतीश कुमार का सहारा चाहिए। इसलिए अगर आप ध्यान से देखिए तो नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार इस पर बहुत कम बोल रहे हैं। वो इस खतरे को समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ डिफेंड करे। आपने एक भी बयान नीतीश कुमार का नहीं सुना होगा, तो नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि दरअसल इसका नुकसान उनको और उनकी पार्टी को हो सकता है और उनकी सरकार को हो सकता है, इसलिए वो चुप है। लेकिन चूंकि बीजेपी को ये लगता है कि अगर इस मुद्दे पर वो चुप रहे तो जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में जो चुनाव वो जीते हैं वो पूरी तरीके से डिलेजिटिमाइज्ड हो जाएगा, और अगर डिलेजिटिमाइज्ड हो जाएगा तो फिर सरकार को बहुत नुकसान होगा जनता की नजर में, और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्रित्व को भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए उनकी मजबूरी है चुनाव आयोग के साथ मजबूती के साथ खड़े होने की। और अगर मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने वाकई में कोई गड़बड़ी की है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, तब तो ये और जरूरी हो जाता है कि वो चुनाव आयोग के साथ खड़े रहें और विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताएं। ठीक, अब एसएससी के जो अभ्यर्थी थे जिन पर लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी बिहार में है, वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं उसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने इस पर आवाज उठाई अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए। उन्होंने कहा कि पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों को चल देंगे। और बाकी उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ कहा है, किसानों के लिए भी। क्या आपको लगता है कि वोट चोरी के जो मुद्दा है, वो जो राहुल की यात्रा वोट चोरी के खिलाफ है, वो यात्रा बहुत कुछ चोरी के खिलाफ हो जाएगी और एक आंदोलन सा बन जाएगा, क्योंकि वो आदमी के साथ जुड़ रहा है? ये बहुत स्मार्ट तरीके से हम मार्केटिंग कह सकते हैं, या बहुत स्मार्ट स्लोगनियरिंग है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए नौकरियां नहीं है। नौकरियां क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि देश के अंदर नौकरियां नहीं है, वो कह रहे हैं नौकरियां इसलिए नहीं है क्योंकि ये नौकरियों की चोरी करते हैं। वो कैसे इस बात को दो तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। एक बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो तमाम रिक्तियां हैं
उनको भरा नहीं जाता। जैसे बिहार के अंदर तकरीबन 50% जो पुलिस के पद है वो खाली पड़े हुए हैं, उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसी तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स में बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियां होनी चाहिए, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही और रिक्त स्थान पड़े हुए हैं। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो लोगों को एम्पावर करे या उनको नौकरियां दे, क्योंकि वो नौकरियों की चोरी कर रही। इसी तरीके से वो ओबीसी और पिछड़ों को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप लोगों को जो रिजर्वेशन नहीं मिलता है, क्योंकि बीजेपी जो है आपके प्रमोशन को चोरी करके ले जाती है, आपकी नौकरियों को चोरी करके ले जाती है। वो जो है वो आज की तारीख में हॉरिजॉन्टल तरीके से, यानी दूसरे रास्तों से लोगों की नियुक्तियां कर, डायरेक्टली नियुक्तियां कर रही, और जो नियुक्तियां की जा रही हैं उन नियुक्तियों में दलितों और पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर आप सरकारी तरीके से, सरकारी का मतलब यह है अगर आप एग्जामिनेशन के जरिए अगर आप लोगों की भर्तियां करेंगे तो उसमें आपको संवैधानिक तौर पर आपको जो आरक्षण की जो संख्या है उसको भर्ती करना पड़ेगा। आपको पिछड़ों को भी आरक्षण देना पड़ेगा, उसके तहत नौकरी देनी पड़ेगी। आपको दलितों को भी आरक्षण देना है, उसके तहत भी आपको नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दूसरे रास्तों से अगर करते हैं, जैसा कि सीधे अपॉइंटमेंट्स आजकल हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, तो वो ये भी बताने की कोशिश करें कि देखिए आपकी नौकरियों की भी चोरी हुई। तो दलितों और पिछड़ों को भी इस पूरे मामले में जोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं, छात्रों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक तरीके से बता रहे हैं कि दिक्कत इस देश के अंदर नौकरियों की नहीं है, दिक्कत इस देश के अंदर ये है क्योंकि आपकी नौकरियों को चोरी किया जा रहा है। इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अगर आएंगे तो हम इस चोरी को रोकेंगे और लोगों को नौकरियां देंगे, आरक्षण देंगे, प्रमोशन देंगे। तो जैसा कि आशुतोष जी ने बताया कि राहुल गांधी की जो एक मार्केटिंग है वो भी इसमें काम आ रही है। इस यात्रा में एक वोट चोरी के खिलाफ यात्रा थी, नौकरियां चोरी भी इस पर जोर दी गई, और इस प्रकार से राहुल गांधी की जो राजनीति है उसमें धीरे धीरे दिख रहा है कि एक तो ताकत है, ऊर्जा है, और नए नए मुद्दे उठा के नए नए युवाओं को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या होता है, चुनाव आयोग क्या करता है। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.